बात होगी पड़ोसी मुल्क नेपाल की, जहां पर कल के बाद आज भी जेनजीज के आंदोलन ने और तेजी पकड़ी। सरकार बैकफुट पर थी, सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया, लेकिन परिस्थितियां बद से बदतर होती रही। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती ना बरतने का आदेश जारी किया, लेकिन असंतोष की आग और भड़कती चली गई, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ ही कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ओली को देश छोड़ना पड़ा, लेकिन जहां एक तरफा इस आंदोलन के हिंसक होने पर सवाल है, तो वहीं अब प्रश्न यह भी, आगे क्या होगा? देश का नेतृत्व कौन संभालेगा? बदलाव की चाहत में क्या से क्या हो गया नेपाल में? नेपाल में बगावत की आग ऐसी जली कि पिछले 48 घंटों में एक शांतिप्रिय खुशहाल देश जलने लगा। हजारों युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतर आई और सिस्टम के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। ये सरकार के खिलाफ असंतोष की आग है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति की आवाज है। ये अपने देश में खुशहाली और तरक्की के लिए एक जकड़े हुए तंत्र से मुक्ति की उम्मीद है। नए सवेरे के लिए जेन जी की छटपटाहट है। लेकिन इसकी कीमत कई प्रदर्शनकारियों को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। कई ऐसे जख्मी हुए कि अस्पतालों में दिन गिन रहे हैं। भला नेतृत्व के अभाव में यह आंदोलन इस कदर क्यों भटका? प्रदर्शनकारी अपने ही देश को, देश की संपत्तियों को आग के हवाले करने लगे। पहाड़ और खूबसूरत घाटियों में बसी राजधानी काठमांडू की फिजा आग और धुएं के गुबार से भर गई। चारों तरफ तोड़-फोड़, चीख पुकार, क्या से क्या हो गया नेपाल। 26 सोशल मीडिया पर बैन तो इस गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना, लेकिन असंतोष का आंदोलन बहुत पहले से तैयार हो रहा था। इस बात की तस्दीक करती हैं सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटा लेने के बाद भी मंगलवार को देश की सड़कें जलती रहीं। जहां आंदोलन के पहले दिन प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसे, आगजनी की, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। यहां तक की फायरिंग भी की। गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर आगजनी भी की। फिर मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देवबा के घर भी आगजनी की। युवाओं में आक्रोश का आलम यह है कि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनके सीने पर लात मारी। आखिर इतना गुस्सा क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन से उपजी है? करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उनको अपने सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। और वो देख रहे थे जो कितना करप्शन है, गवर्नमेंट में कितना करप्शन है, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो नेता हैं और अफसरान हैं और उनके जो परिवार है और उनके जो बेटे बेटियाँ हैं, वो कितनी उनकी जो किस प्रकार की लग्जूरियस लाइफ वो लीड कर रहे हैं, और जो कॉमन पीपल है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब गुस्सा, ये सब रोष उनमें फैल रहा था। बदलाव को लेकर क्रांति को उतरे युवाओं के आक्रोश के आगे सरकार झुक गई। पहले सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाली सरकार ने जब हालात बेकाबू देखा तो बैन हटा लिया। बैकफुट पर आई सरकार का इकबाल नहीं रहा और 2 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल के पीएम रहे केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, जिसे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकार कर लिया। बाद में राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी ओली के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आगे भी ये सिलसिला जारी रहा। हालात तो ये हो गई कि सेना के हेलीकॉप्टर से पूर्व पीएम ओली देश छोड़कर भागे, क्योंकि ऐसे हालात में देश के असंतुष्ट प्रदर्शनकारियों का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं रही। Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country. I think that develop our country. Should be the next prime minister. Valença. नेपाल में सरकारें कैसी रहीं, जनता में उनका परसेप्शन कैसा रहा, इसकी बानगी वहां का इतिहास है। नेपाल में पिछले 17 सालों में 15 सरकारें गिनी हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार चाहे किसी की बने, कुछ ही रसूखदारों के बीच म्यूजिकल चेयर की तरह सरकार चलती रही है। लेकिन इनमें से कोई अपनी जिम्मेदारी ऐसी न निभा पाया जो जनता के दिल में जगह बना सके। जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उनके सामने ये भी था
जो ये 3-4 लोग हैं, उनका परिवार है, जिनका जैसे म्यूज़िकल चेयर चल रहा है। के.पी. शर्मा ओली हैं, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं, शेर बहादुर दोयबा हैं, माधव नेपाल हैं। बस पिछले 10, 15, 20 साल से वही उनका म्यूज़िकल चेयर्स होता आ रहा है। और जो इतनी असंतुष्टता है लोगों में उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, परंतु ये अपना नेता बदलते रहे हैं। नेपाल के इतिहास में कभी ऐसी हिंसा नहीं हुई थी। वहां के युवाओं में पनपे आक्रोश के पीछे वर्षों का असंतोष था, जिसे अगर कुछ पॉइंट में समझना चाहें तो सबसे पहली वजह है नेपोटिज्म का जाल। नेपाल सरकार पर भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे हैं। नेताओं, उनके बच्चों और परिवारों की लाइफस्टाइल और उनकी शान शौकत सोशल मीडिया के जरिए आम और वंचितों तक पहुंचती रही। जल्दी सोशल मीडिया पर नेपो बेबी अभियान ट्रेंड करने लगा था। दूसरी वजह है भ्रष्टाचार का बोलबाला। नेपाल सरकार पर पिछले कुछ सालों में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तीसरी वजह है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, जिसने आम लोगों के बीच असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया। वो भी इस हालत में जब नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। भारत से दूरी और चीन से बढ़ती नजदीकियों ने भी लोगों का गुस्सा भड़काया। जुलाई 2024 में के.पी. ओली की सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। पांचवी बड़ी वजह है राजशाही की मांग। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। सरकार की नाकामी ने लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग कर दिया है। जो डेमोक्रेसी लाई थी, जो उनकी अपेक्षाएं थी, उन्हें उनमें वो देख रहे हैं कि वो पूरा नहीं हो रहा है, उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरी है ये पॉलिटिशियंस। तो और क्योंकि आम जनता की जो डिमांड है डेमोक्रेसी, तो ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो डिमांड करते हैं, लेकिन उनको जो नॉर्मल समस्या है कि खाना मिलना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, पढ़ाई की होना चाहिए, घर पे छत होनी चाहिए और सुरक्षा रहनी चाहिए, उस सब प्रोवाइड करने में नेपाल की सरकार काफ़ी हद तक विफल रही है। नेपाल के इस धधकते हालात में जब जेएनजी ने सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं, सत्ताधीशों को भागने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी अफरा तफरी और अराजक माहौल में आंदोलनकारी युवाओं की जिम्मेदारी बनती है अब आगे की राह उन्हें ही निकालनी होगी, क्योंकि नेपाल की इन तस्वीरों ने उस देश की सत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। कभी हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल का चरित्र न तो बांग्लादेश की तरह है, न ही अफगानिस्तान की तरह। इसलिए बदलाव की आग में जल रहे युवाओं को समझना होगा कि संसद और राष्ट्रपति भवन जलाना अपने आंदोलन को तबाह करना ही होगा। राष्ट्रीय संपत्ति जलाना कहीं से भी आंदोलन के हित में नहीं। अब आगे का रास्ता तय करने के लिए प्रमुख नेताओं और सेना के साथ मिल बैठकर विचार करना होगा। सुधार कैसे होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका एक सोल्यूशन तो निकलेगा, क्योंकि ये स्थिति बराबर नहीं चल सकती, क्योंकि फिर तो पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा सिस्टम का। मेरे ख्याल से बातचीत एक तरीका है कि उन्हें जो आंदोलनकारी हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, सारी बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं भी प्रेसिडेंट जो हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट, नेपाल के प्रेसिडेंट है, उनको रोल लेना पड़ेगा, लीडिंग रोल लेना पड़ेगा, ताकि उनकी समस्याओं को समझें। नेपाल में बदलाव की आस में जो अराजक माहौल बन गया है, इसमें सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हालात में आगे का रास्ता क्या होगा। नाजुक मोड़ पर पहुंचे देश का नेतृत्व कौन करेगा। जिस बदलाव की आस में लोगों ने ये लौ जलाई है, उसमें उनके नेतृत्व की उम्मीद आखिर कैसे पूरी होगी। ऐसे माहौल में तेजी से एक नाम उभर रहा है, बालेंद्र शाका, जो कि काठमांडू के मेयर हैं और इस आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देकर इस आंदोलन का नेतृत्व करें। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बालेंद्र को कवर किया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर बहस और ट्रेंडिंग का कारण बनते हैं। वो युवाओं के बीच रोल मॉडल के तौर पर उभरे हैं। जेएनजी आंदोलन भी बालेंद्र शाह के समर्थन की वजह से इतना बड़ा आंदोलन बना। नेपाल के उभरते नेता बालेंद्र शाह ने सिविल इंजीनियर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। इसके बाद रैपर बने और फिर धीरे धीरे सियासत में कदम रखा। काठमांडू के मेयर बनकर युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की और पारंपरिक दलों से मोहभंग के बीच युवाओं के नायक बन गए। हालांकि इस तरह एकाएक पॉपुलर हुए नेता जो ऐसे आंदोलन से आते हैं, उनके साथ न तो कोई संगठन होता है, न ही उनकी कोई स्पष्ट विचारधारा। इसलिए कई बार भीड़ से आगे आने से जो नेतृत्व पैदा होता है, उसका परिणाम बहुत लाभकारी नहीं रहा है।
लेकिन अब नेपाल के युवाओं को तय करना है कि वो देश की बागडोर किन हाथों में सौंपना चाहते हैं। कौन उनकी उम्मीदों के महल की ठोस बुनियाद रखेगा ताकि एक बार फिर नेपाल में शांति और खुशहाली का लंबा दौर चल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।